Hello everyone, this is Arif Khan and welcome back to my YouTube channel The School of Politics. द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरिफ खान। हेलो एवरीवन, दिस इज आरिफ खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरिफ खान और आज के इस सेशन में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत एक नई टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिकली इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कवर करेंगे और यहाँ पे हम चीज़ों को दो तरीके से कवर करेंगे। एक तो चीज़ों को हम कंबाइन डिस्कस करेंगे जहाँ पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस होंगे और दूसरी तरफ जो है हम थिंकर वाइज चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए जो अप्रोचेस हैं लाइक जो क्लासिकल रियलिज्म है या न्यू रियलिज्म है, इन सभी थेरीज के या इससे सभी अप्रोचेस के जो डोमिनेंट थिंकर हैं, तो उन थिंकर पे हम फोकस करेंगे और बेसिकली हम इन थिंकर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो या टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, इन सारी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम करेंगे कवर इस टेस्ट सीरीज़ में। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे क्लासिकल रियलिज्म के बारे में, यानी शास्त्रीय यथार्थवाद के विषय में बात करेंगे। और शास्त्रीय यथार्थवाद के अंतर्गत हम मार्गेनथाउ से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन जिसे दिसंबर 2004 में पूछा गया है आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न में पूछा जा रहा है, रियलिस्ट रिगार्ड द इंटरनेशनल सिस्टम एज यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसका ये मानना है कि ये जो पूरी विश्व व्यवस्था है ये अपने आप में कैसी है, अनार्किक है। आप देखते हैं कि ये जो पूरी विश्व व्यवस्था है जहाँ पे अलग अलग राज्य हैं छोटे बड़े जिनकी क्षमताएं आपस में असमान है, कोई अधिक क्षमतावान है, किसी स्टेट की कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा है, किसी की कम है, लेकिन फिर क्या है कि ये पूरा जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये अपने आप में अनार्किक है। अनार्किक का मतलब क्या कि इस पूरे सिस्टम में हम देखते हैं कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। हर एक नेशन स्टेट, हर एक राष्ट्र राज्य अपने आप में संप्रभु है। वो अपने तरीके से फैसले ले सकता है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट कर सकता है, अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार फैसले ले सकता है। और यहाँ पे चूंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो एक तो इसमें इस बात की संभावना है कि हर एक राष्ट्र अपने राष्ट्र हित को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करेगा। और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर आप देखते हैं कि हर एक राष्ट्र जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को, राष्ट्रीय हित को जो है आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। और चूंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो इसका एक मतलब ये भी है कि हर राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए जो है अपने ऊपर निर्भर, आत्मनिर्भर उसको बनना पड़ेगा। और ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित हो रही है, इसमें क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि राज्यों के बीच में शक्ति के लिए संघर्ष होता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है ये अपने आप में अनार्किक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे जून 2006 में पूछा गया है और यहाँ पे पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव लॉ ऑफ नेचर इज द प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म इनंसिएटेड बाई। प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है, इसका अभिव्यक्त किया गया है। बेसिकली आप देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो हांस जे मार्गेनथाउ हैं वो इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतकार हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरिस्ट ऑफ क्लासिकल रियलिज्म। जो पारंपरिक या शास्त्रीय उदारवाद है उसके सबसे प्रमुख सिद्धांतकार है हांस जे मार्गेनथाउ। और उन्होंने 1948 में एक बुक लिखी थी, इसका टाइटल है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस।
और इस बुक के अंदर वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत वो 6 सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। वो 6 सिद्धांत कौन-कौन से हैं? पहला ये कि पॉलिटिक्स इज़ गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज़ व्हिच हैव देयर रूट इन ह्यूमन नेचर। उनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो वस्तुनिष्ठ या वस्तुपरक कानूनों से संचालित होती है और ये जो नियम है, ये जो कानून है, इनकी जो जड़ें हैं वो मानव स्वभाव यानी ह्यूमन नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। और दूसरा ये कि नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। मार्गेंथाउ जो है अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में राष्ट्रीय हित को शक्ति के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। शक्ति ही एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से कोई राज्य जो है अपने हितों को जो है प्रोटेक्ट करता है, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, जो उसकी एस्पिरेशन है, उसको वो अचीव करने के लिए कोशिश करता है। और यहाँ पे तीसरा प्रिंसिपल आप देखें, नो फिक्स्ड और अनचेंजिंग मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब नेशनल इंटरेस्ट से है। तो ये कहते हैं कि राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं, हालात जैसे जैसे बदलते हैं और इस पूरे इन्वायरमेंट में जैसे सर्कमस्टेंसेस बदलती हैं, उसी के हिसाब से फिर क्या है कि हर एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित की परिभाषा सुनिश्चित करता है। और जो फोर्थ प्रिंसिपल है यहाँ आप देख सकते हैं कि वो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट मॉरल प्रिंसिपल यानी अमूर्त जो नैतिक सिद्धांत हैं, वो लागू नहीं होते हैं। और जो पांचवा सिद्धांत आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक राष्ट्र की नैतिक आकांक्षाओं और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन मॉरल एस्पिरेशन ऑफ ए नेशन एंड द यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल। ये भी प्रिंसिपल बेसिकली आप देखिए यहाँ पे इसमें ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर आप देखें खासतौर पे जो यथार्थवादी आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है वो बात करता है किसके बारे में, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, वो एथिक्स और मोरालिटी की बात करता है। लेकिन मार्गेंथाउ कहते हैं कि एक नेशनल स्टेट की जो अपनी मॉरल इंस्पिरेशन है वो अलग होती है और आप देखें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बेसिकली जो यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो अलग होते हैं। मतलब क्या कि दोनों एक अलग अलग इंटिटीज़ हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं और ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और जो सिक्स प्रिंसिपल है इसमें आप देखेंगे अगर राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्ता। स्वायत्ता मतलब क्या कि ये जो स्फीयर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्या कि ये अपने आप में ऑटोनॉमस है, स्वचालित है। इस पे यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो राज्यों के बिहेवियर को जो है रेगुलेट करे। यहाँ पे केंद्रीय शक्ति का अभाव है, सेंट्रल अथॉरिटी का एब्सेंस है यहाँ पे। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे पहला प्रिंसिपल है, इसमें आप देख सकते हैं कि मार्गेंथाउ कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो विशेष रूप से वस्तुनिष्ठ नियमों से संचालित होती है और ये नियम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे रूटेड है, वो ह्यूमन नेचर में। तो ये बेसिकली मार्गेंथाउ की डिफिनेशन है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ऑलरेडी हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर में एक टेस्ट सीरीज़ बना रखी है। यहाँ पे अगर बात करें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, तो हमने प्लेटो से लेकर के जॉन रॉल्स तक, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य से लेकर के गांधी, अंबेडकर, सावरकर, इन सारे थिंकर्स को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और हमने ना केवल इन थिंकर्स को डिस्कस किया है इन वीडियोस के अंदर, बल्कि इन थिंकर्स से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। तो ये जो बेसिकली टेस्ट सीरीज़ है ये आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है और जिसमें टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और बहुत ही नॉमिनल फ़ी में है ये। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ की है और फ़ी इसकी 499 है। आप 499 रुपीज़ सबमिट करके आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर 9821682032 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए अपने सब्जेक्ट मैटर पे वापस आते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है आप यहाँ देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को पूछा गया है जून 2006 में और यहाँ पे पूछा जा रहा है द मीनिंग ऑफ रियलिज्म रिवॉल्व्स अराउंड पावर एंड। यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति एवं। जैसा कि अभी आपने देखा ये जो पहला प्रिंसिपल है जिसको मार्गेंथाउ ने डिस्कस किया है अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में, तो वो बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कैसे वो शक्ति के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। अगर आप ये सेकंड प्रिंसिपल को देखें
और एक चीज़ ये भी कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है और पावर के बारे में। पावर ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ज़रिए से आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को, राष्ट्रीय हित को प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और शांति की स्थापना के लिए, पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए या पीस को रीस्टोर करने के लिए भी आपको शक्ति की आवश्यकता होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो राज्यों के बिहेवियर को रेगुलेट करे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि जो यथार्थवाद है शक्ति पे ज़्यादा फोकस करता है, पावर पे और नेशनल इंटरेस्ट पे। और ये जो चीज़ें हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे जून 2007 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। एक चीज़ ये भी है कि अगर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस विषय को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के विभिन्न परीक्षाओं में, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट की परीक्षा में, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है या तो उनकी थेरीज से हैं, जो 6 प्रिंसिपल्स हैं उनसे पूछे गए हैं क्वेश्चन, या उनकी किताबों से पूछे गए, मतलब जो जो किताबें हैं मार्गेंथाउ की उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सिटी, इसमें आपको 2 लिस्ट प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे एक लिस्ट 1 में आपको थिंकर्स के नाम दिए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतकार हैं, और दूसरी तरफ आपको कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। और मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इस लेक्चर को देख रहे हों तो आप पेन और पेपर को ज़रूर लेकर के बैठें, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पे इस क्लास में डिस्कस करूँगा जो शायद ही आपको किसी किताब में पढ़ने को मिले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, ये जो बुक है स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसको थॉमस सेलिंग ने लिखा है। कब लिखा है? अराउंड 1960 के आसपास इन्होंने लिखा है। एच कार की बात करें, मार्गेंथाउ की बात करें तो आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो उनकी बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, इनको इस बुक को इन्होंने 1948 में लिखा है, राइट। और एच कार ने अपनी बुक 20 ईयर क्राइसिस को लिखा है 1939 में। और आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो नौ यथार्थवाद है, न्यूरलिज्म, उसको एक तरह से एक सिद्धांत के तौर पे प्रस्तुत किया है केनेथ वॉल्टेज ने अपनी बुक द थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पे तो पॉलिटिक्स लिखा हुआ है, लेकिन आप देखो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप इसको। ये बुक 1979 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करना चाहूँगा। ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, जहाँ पे आपने किताबों के नाम देख लिए कि 20 ईयर क्राइसिस को एच कार ने लिखा है और मार्गेंथाउ को तो आप जानती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने भी ये जो बुक देखी, कौन सी बुक, द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसको थॉमस सेलिंग ने लिखा है। तो इस बुक के अंदर थॉमस सेलिंग बेसिकली बात करते हैं स्ट्रैटेजिक रियलिज्म। ये जो स्ट्रैटेजिक रियलिज्म है, जिसको आप ये भी क्या है कि अपने आप में ये यथार्थवाद की एक ब्रांच है, कि स्ट्रैंड है, उसकी एक शाखा है। और ये जो स्ट्रैटेजिक रियलिज्म है बेसिकली ये फॉरेन पॉलिसी पर, डिसीजन मेकिंग पर फोकस करता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जब जो डिप्लोमेट्स होते हैं और बेसिकली जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, कैसे वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को तय करते हैं। तो इस संदर्भ में वो कहते हैं कि जितने भी स्टेट लीडर्स हैं वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, और उसके बाद जो है चाहे वो डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हो, चाहे वो कूटनीतिक मामले हों या सैन्य मामले हो, मिलिट्री इश्यूज़ हो, उसको वो डील करते हैं। और साथ ही साथ इस सारी प्रक्रिया के अंतर्गत उनका एक ही उद्देश्य ये होता है कि वो किस तरह से शक्ति का इस्तेमाल करें जिससे कि वो मनचाहे उद्देश्य को प्राप्त कर सके। मतलब क्या कि अगर सामने वाला एक देश है जो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप किस तरह से आप लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि अगला जो है वो आपकी बात मानने के लिए बाध्य हो जाए या अपनी बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। और अगर हम बात करें, ये जो बुक है एच कार की 20 ईयर क्राइसिस, 20 ईयर क्राइसिस एच कार की जो बुक है, इसको अगर आप देखें तो ये जो बुक है आप बेसिकली 1918 से लेकर के 1918 से लेकर के 1939
थोड़ा सा आप समझिएगा चीज़ों को। आप जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। तो ये दो विश्व युद्ध के बीच का जो पीरियड है 1918 से लेकर के 1939 का जो पीरियड है, इसको इंटर वॉर पीरियड कह सकते हैं। तो इस दौरान जो घटनाएं घटी हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, इन्हीं घटनाओं का जो है ईएचकार ने यथार्थवादी दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके जो है इन घटनाओं का वर्णन किया है अपनी बुक 20 ईयर क्राइसिस में। ओके, तो इस क्वेश्चन की अगर आंसर की बात करें तो इसमें ऑप्शन जो है सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कुछ नया सीखा आपने, जैसे कि आपने सीखा स्ट्रेटजिक रियलिज्म के बारे में। तो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि स्ट्रेटजिक रियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको थॉमस सेलिंग ने इंट्रोड्यूस किया है। किस कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है? अपनी बुक द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में। और बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वो फॉरेन पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग पे फोकस करता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, इस क्वेश्चन को दिसंबर 2007 में पूछा गया है। और इस प्रश्न में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये भी बेसिकली मॉर्गेनथॉ ने जो 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, उसी से ये रिलेटेड है। जैसे कि आप देखें, ह्यूमन नेचर वॉज एट द बेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड ह्यूमन्स वेयर सेल्फ इंटरेस्टेड एंड पावर सीकिंग, हु सेड दिस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किनेथ वॉल्टज का है, जिसमें वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार मानव स्वभाव था। और मानव स्वभाव कैसा था? मानव स्वभाव स्वार्थी, सत्ता का लोभी था। ये किनेथ वॉल्टज का स्टेटमेंट है। और बेसिकली ये पहला प्रिंसिपल है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। मॉर्गेनथॉ ने जो 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं उसमें ये पहला प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको तो मैं ये मानता हूँ कि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। आपने मॉर्गेनथॉ के बारे में बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, ओपी गवा, बी एल फाड़िया, या और भी जो किताबें हैं लाइक एंड्रयू हेवुड को पढ़ा होगा आपने। ये क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, जिसका आंसर आपको सामान्य किताबों में नहीं मिलेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू हांस मॉर्गेनथॉ द पैटर्न ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। वो पैटर्न के विषय में बात कर रहे हैं, प्रतिमान के विषय में बात कर रहे हैं। कैसे पैटर्न के बारे में? बैलेंस ऑफ पावर, यानी शक्ति संतुलन के वो पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। और वो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि बैलेंस ऑफ पावर के कितने पैटर्न्स हैं। अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में मॉर्गेनथॉ ने कितने पैटर्न्स के बारे में बात की है। तो बेसिकली अगर हम बात करें मॉर्गेनथॉ की, तो मॉर्गेनथॉ ने दो तरह के पैटर्न की बात की है, बैलेंस ऑफ पावर के दो पैटर्न की बात की है। और आप उनकी इस पुस्तक को देखें, ये उनकी ओरिजिनल बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। और इसका देखिए जो टाइटल है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप आगे देखेंगे कि इसी टाइटल पे फोकस किया है। एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा है, एग्जामिनर ने, कि इस बुक का कंप्लीट टाइटल क्या है। तो इस बुक का कंप्लीट टाइटल क्या है? इस बुक का कंप्लीट टाइटल है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। और देखिए इस पावर पे थोड़ा सा आप फोकस करिएगा कि पावर पहले आएगा, पीस का जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में आएगा। और वैसे भी पीस को रिस्टोर करने के लिए, पीस को अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आपको शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के बिना ना आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं, ना उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले पावर आएगा, फिर पीस आएगी, ठीक है ना। और इस देखिए ये जो बुक है ये कई अलग अलग एडिशन में पब्लिश हुई है। इसका जो पहला एडिशन था, इस बुक के पहला एडिशन ये पब्लिश हुआ था 1948 में। तो इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी आप ध्यान देंगे। और इसी बुक के अंतर्गत वो बात करते हैं टू पैटर्न ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। लेट मी शो यू द, इस बुक के आप कंटेंट को देखें यहाँ पे। इस बुक के अंदर बैलेंस ऑफ पावर नाम का एक चैप्टर है, मॉर्गेनथॉ की जो बुक है। इस बुक के पार्ट 4 में एक बैलेंस ऑफ पावर नाम का एक चैप्टर है। और उसमें वो बात करते हैं टू मेन पैटर्न ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं टू मेन पैटर्न। तो ये दो मेन पैटर्न कौन कौन से हैं? मैंने इस बुक का एक स्क्रीनशॉट लिया है और उसको आपके
उसको यहाँ पे मैंने इंक्लूड ऐड कर दिया है इस स्लाइड में। तो वो जो पैटर्न है वो कौन कौन से हैं? पैटर्न ऑफ पैटर्न ऑफ डायरेक्ट ऑपोजिशन, जहाँ पे क्या है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का डायरेक्ट विरोध करता है, प्रत्यक्ष रूप से खुले तौर पे जो है विरोध करता है। और दूसरा जो पैटर्न है वो क्या है? पैटर्न ऑफ कंपटीशन, यहाँ पे दो कंट्रीज आपस में compete करती हैं किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। एक स्थिति ये है कि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं लेकिन फिर भी क्या है कि आप अपने दुश्मन का विरोध कर रहे हैं, और दूसरी स्थिति ये है कि आप विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि क्या है कि उससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, आप compete कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ डायरेक्ट ऑपोजिशन, सीधे विरोध का पैटर्न, और दूसरा क्या है? पैटर्न ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का पैटर्न। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब पहला और दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब पहला और दूसरा ये जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका तो आपको सामान्य किताबों में नहीं पड़ेगा, ये मैंने पर्सनली इस बुक को थोड़ा सा स्टडी किया मैंने, और इस बुक के अंदर पेज नंबर 153 पे मॉर्गेनथाउ ने 2 पैटर्न्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर के बारे में बात की है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप ले सकते हैं हमसे, और ऑलरेडी जो हमारे कोर्स में इनरोल हैं उनको तो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दी है, और वैसे भी जो कुछ क्लासिकल किताबें होती हैं वो हम अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लेते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देखें, दिसंबर 2009 का क्वेश्चन है। ये अपने आप में एक मॉडरेट क्वेश्चन है लेकिन आपको इसमें भी कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने क्लासिकल रियलिज्म का नाम सुना होगा, स्ट्रक्चरल रियलिज्म का नाम सुना होगा, जिसको न्यो रियलिज्म या नव यथार्थवाद भी कहते हैं, नव यथार्थवाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको एक नया टर्म दिख रहा है, इस लिस्ट 1 में आपको एक नई चीज़ दिख रही है, नियो क्लासिकल रियलिज्म। शायद ही आपने इसका नाम सुना होगा। तो ये जो नियो क्लासिकल रियलिज्म की हम बात करें, तो नियो क्लासिकल रियलिज्म के अंदर जो क्लासिकल रियलिज्म है और नियो क्लासिकल रियलिज्म है, या जिसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं, इन दोनों यथार्थवाद की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो बेसिक अजम्पशंस हैं, उसको मिला करके एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसका नाम है नियो क्लासिकल। थोड़ा सा फर्क समझ लीजिएगा, ये क्लासिकल है, ये नियो क्लासिकल है। और इसमें क्या है कि दोनों की जो विशेषताएं हैं, जो बेसिक एजम्पशंस हैं, उसको इंक्लूड किया गया है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझें कि यहाँ पे कौन कौन से थिंकर किस कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लासिकल रियलिज्म की, तो आप जानते हैं मॉर्गेनथाउ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोनेंट, एक प्रमुख सिद्धांतकार हैं क्लासिकल रियलिज्म के। स्ट्रक्चरल रियलिज्म को आप जानते ही हैं कि केनेथ वॉल्टज जो हैं, उनका संबंध नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद से है। और फिर अगर हम बात करें नियो क्लासिकल रियलिज्म की, अगर बात करें तो एक थिंकर है जिसका नाम है रैंडल स्वेलर, उनका कंप्लीट नाम है रैंडल स्वेलर, और रैशनल चॉइस अप्रोच का इस्तेमाल किया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर क्रिस्नर ने। थोड़ा सा आइए इन चीज़ों को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो टर्म है नियो क्लासिकल रियलिज्म, ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को समझने का एक क्या है अप्रोच है। और बेसिकली ये जो शब्द है नियो क्लासिकल रियलिज्म, इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया था किसने? गिडेन रोज नाम के एक थेरिस्ट ने इस्तेमाल किया था 1998 में। और बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्लासिकल रियलिस्ट या क्लासिकल रियलिज्म और नियो रियलिज्म यानी स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कह सकते हैं आप इसको, नव यथार्थवाद और परंपरागत जो यथार्थवाद है, उनकी विशेषताओं को, उनकी जो बेसिक एजम्पशंस हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको मिला करके एक नई थ्योरी, एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। और यहाँ पे जैसे कि आपने देखा गिडेन रोज ने इस शब्द का इस्तेमाल किया सबसे पहले। इस कॉन्सेप्ट के जो लीडिंग एक्सपोनेंट हैं, जो इस कॉन्सेप्ट के प्रमुख सिद्धांतकार हैं, उसमें कुछ थिंकर्स हैं, जैसे कि मैंने गिडेन रोज को आपने देख ही लिया, रैंडल स्वेलर जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, स्वेलर आप देख सकते हैं, रैंडल इनका फुल नेम है रैंडल स्वेलर, यहाँ देखिए इसको मैंने हाईलाइट किया है रेड कलर से, हाँ। और बाकी इसके अलावा रॉबर्ट जर्विस, फरीद जकारिया जो है इस कॉन्सेप्ट के प्रमुख सिद्धांतकार हैं। मतलब नियो क्लासिकल रियलिज्म जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत यथार्थवाद की एक प्रमुख शाखा है,
उसके सिद्धांतकार हैं कौन? रैंडल स्वेलर, गिडेन रोज, फरीद जकारिया, रॉबर्ट जर्विस। और यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे, अगेन ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अगर आप मार्गेंथाउ की बुक को देखें तो वो कई चीज़ों पे बात, कई कई मसलों पे, कई मुद्दों पे बात करते हैं। काफ़ी बड़ी बुक है ये, और इसमें इन्होंने कई मुद्दों पे बात की है। साथ ही साथ इन्होंने जो है बैलेंस ऑफ पावर के बारे में बात की है, और इसके अलावा और भी कुछ इश्यूज़ हैं, डोमिनेंट इश्यूज़, उसके बारे में बात की है। बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में बात की है। और कलेक्टिव सिक्योरिटी को डिफाइन करता है एक पर्टिकुलर फ्रेज या एक पर्टिकुलर वाक्यांश जिसको कहते हैं वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। ये मार्गेंथाउ का, एक्चुअली मार्गेंथाउ ने कलेक्टिव सिक्योरिटी को परिभाषित करते हुए, डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा कि कलेक्टिव सिक्योरिटी बेसिकली क्या है? वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त। मतलब क्या कहने का मतलब है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम के अंतर्गत, जैसा कि आप जानते हैं यूएनओ जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम के बेस पे काम करता है। तो यहाँ पे क्या कि कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम के अंतर्गत जो भी देश हैं, तो ये देश आपस में क्या है कि सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। और इस सिद्धांत की यह अवधारणा है, ये बेसिक अजम्पशन है कि अगर किसी एक कंट्री के ऊपर, ये जो सारी कंट्रीज हैं इसमें से अगर किसी एक भी कंट्री के ऊपर अगर कोई दूसरा देश अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो उस कंडीशन में जो है ये जो अटैक है, ये जो आक्रमण है, वो जो है सारे देशों के ऊपर आक्रमण समझा जाएगा। और ये सभी देश जितने भी इस व्यवस्था के अंतर्गत, सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत जो देश हैं, वो सामूहिक रूप से मिल करके जो है इस आक्रामक देश के ऊपर जो है अटैक करेंगे, उस आने वाले आक्रमण का सामना करेंगे, और एक यूनिट के तौर पे बेसिकली ये रिस्पॉन्ड करेंगे। मतलब क्या कि अगर किसी एक के ऊपर खतरा होता है तो ये सारे लोग मिल करके जो है उस खतरे का सामना करेंगे। इसी को बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे दिसंबर 2010 में पूछा गया है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 4 थिंकर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा थिंकर है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, थोड़ा सा शब्दावली को समझिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा यथार्थवादी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपको 4 थिंकर्स के नाम दिए गए हैं। मैक्स वेबर, EH कार, हांस से मार्गेंथाउ। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका एल्डस हक्सले। एल्डस हक्सले जो हैं ये क्या है कि यथार्थवादी संप्रदाय से इनका संबंध नहीं है। वैसे मैंने एक कंप्लीट लिस्ट जो है प्रिपेयर कर रखी है, और एक बुक है बहुत अच्छी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी थिंकर्स हैं जो जिस स्कूल ऑफ थॉट से, जो जिस विचार संप्रदाय से संबंध रखते हैं, इसकी ये देखिए पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें जो थिंकर्स हैं यथार्थवादी, लाइक रेमंड एरन की बात करें आप, रेमंड एरन, EH कार, रॉबर्ट जिल्पिन, जॉन हर्ज, जॉर्ज केरन, हेनरी किसिंगर, स्टीफन क्रेसनर, हांस जे मार्गेंथाउ, सुसैन स्ट्रेंट, केनेथ वॉल्ड, ये सब कैसे थिंकर हैं? ये सब यथार्थवादी संप्रदाय से, रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये दिसंबर 2010 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा देखें आप, फॉर रियलिस्ट, यथार्थवादियों के लिए द मास्टर की इज द कॉन्सेप्ट नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हित को, नेशनल इंटरेस्ट को कैसे वो डिफाइन करते हैं? शक्ति के तौर पे। तो ये तो मार्गेंथाउ का सेकंड प्रिंसिपल है ना। आपने जो 6 प्रिंसिपल देखे उसमें उन्होंने ये क्या कहा था कि जो राष्ट्रीय हित को जो है वो पावर के संदर्भ में उसको डिफाइन करते हैं। और दूसरी बात देखिए यहाँ पे जो रीज़न दिया हुआ है यहाँ पे, कि जो राजनीतिक यथार्थवाद है वो नेशनल इंटरेस्ट की, राष्ट्र हित की एक निश्चित परिभाषा लेता है, लेकिन
सिद्धांत में आपने क्या देखा कि मार्गेंथाउ ये कहते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो राष्ट्र हित है, उसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है, परिस्थितियों के अनुसार जो है राष्ट्र हित जो है बदलता रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑप्शन आपका पहला है वो करेक्ट हो जाएगा, जो असर्शन है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, और ये जो फिक्स्ड मीनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्गेंथाउ ये कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट की कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होती है। ओबियसली ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, यहाँ पे दिसंबर 2010 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंतर्गत आप ये देख रहे हैं कि आपको दो लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा थिंकर किस अप्रोच से बिलोंग करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें, मार्टिन कैपलॉन की बात करें, वो सिस्टम अप्रोच से बिलोंग करते हैं। कार्ल ड्यूस की बात करें, वो कम्युनिकेशन थ्योरी से बिलोंग करते हैं। रिचर्ड स्नाइडर और ब्रक सेपाइन की बात कर ब्रक एंड बर्टन सेपाइन की बात करें तो वो डिसीजन मेकिंग अप्रोच से बिलोंग करते हैं। और मार्गेंथाउ को तो आप जानते हैं कि वो यथार्थवादी दृष्टिकोण से, यहाँ थोड़ा सा आप हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट है वो भी देखें, जो यथार्थवादी उपागम की बात करें तो आप जानते हैं कि मार्गेंथाउ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए ऐड की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें, मार्टिन कैपलॉन की अगर बात करें, जो सिस्टम थ्योरी के बारे में बात करते हैं, व्यवस्था सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, तो उनकी एक बुक है द सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल रिलेशन। ये बुक 1957 में पब्लिश हुई थी। इसी बुक के अंदर मार्टिन कैपलॉन ने अपनी व्यवस्था सिद्धांत के बारे में बात की है। और इसी तरह कार्ल ड्यूस की बात करें तो वो अपनी बुक नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट में बात करते हैं संचार सिद्धांत के बारे में, कम्युनिकेशन थ्योरी के बारे में। और यहाँ पे आप देखें, अगर गेम थ्योरी की बात करें तो एक थिंकर है जिनका नाम है जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मर्गेस्टन। इन्होंने अपनी बुक द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर के अंतर्गत इन्होंने गेम थ्योरी के बारे में बात की है। और यहाँ आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन पूछा गया है डिसीजन मेकिंग थ्योरी के बारे में। तो डिसीजन मेकिंग थ्योरी के बारे में आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 3 थिंकर हैं जिन्होंने सामूहिक रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वो कौन से हैं? रिचर्ड स्नाइडर, एच.डब्ल्यू. ब्रक एंड बर्टन सेपाइन। तो ये जो थिंकर हैं इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है जो 1954 में पब्लिश हुई थी, डिसीजन मेकिंग एज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वैसे इन्होंने एक और भी बुक लिखी थी, इसका टाइटल है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्राम्स। तो इन 2 किताबों के अंदर इन 3 थिंकर्स ने, कौन से? रिचर्ड स्नाइडर, ब्रक एंड सेपाइन, इन थिंकर्स ने जो है डिसीजन मेकिंग अप्रोच का, निर्णय उपागम का जो है इन्होंने प्रयोग किया है। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आप अगेन आप देख सकते हैं कि एक तरफ थियरीज के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है आपको थिंकर्स के नाम दिए गए हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कार्ल ड्यूस के बारे में कि वो उनका संबंध किससे है? कम्युनिकेशन थ्योरी से, संचार सिद्धांत से जो है कार्ल ड्यूस का संबंध है। गेम थ्योरी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। गेम थ्योरी के विषय में आपने देखा कि गेम थ्योरी को किसने एक्सपाउंड किया है, किसने इसका प्रतिपादन किया है? तो जॉन वॉन न्यूमैन जो कि एक मैथमेटिशियन हैं, और ऑस्कर मर्गेस्टन जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि इन थिंकर्स के अलावा और भी कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर गेम थ्योरी का इस्तेमाल किया है। और यहाँ इस लिस्ट में देखें, एक मिनट, तो आप जानते हैं रियलिस्ट थ्योरी के बारे में हम बात करें, रियलिस्ट थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो रियलिस्ट थ्योरी की जो लीडिंग एक्सपोनेंट हैं वो हांस जे मार्गेनथाउ हैं। और ये जो संतुलन सिद्धांत है, इक्विलिब्रियम थ्योरी, इसके एक्सपोनेंट कौन है? जॉर्ज लिस्का। जॉर्ज लिस्का जो है, इनका संबंध इक्विलिब्रियम संतुलन सिद्धांत से है। और गेम थ्योरी का जो संबंध है वो थॉमस सेलिंग से है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगेन यहाँ पे आपको कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस बुक को किसने लिखा है। और अभी आपने पिछली क्लास, मतलब अभी पिछले क्वेश्चंस में देखा कि ईएच कार के बारे में जब आप बात कर रहे थे तो वहाँ पे आप बात करते किसके बारे में?
जो 20 ईयर क्राइसिस है उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक दूसरी किताब के बारे में बात कर रहे हैं आप। इसका टाइटल है द वर्ल्ड बिटवीन टू वार। मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल के ज़रिए से कि 1918 और 1939 के बीच के 1918 और 1939 इनके बीच में, इस टाइम फ्रेम के बीच में जो घटनाएं हुई थी उसकी उसके बारे में वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है E.H. कार ने अपनी बुक 20 ईयर क्राइसिस में। और ये जो बुक है इनकी द वर्ल्ड बिटवीन टू वॉर। टू वॉर का मतलब क्या, देखिए 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो रहा है और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 में स्टार्ट हो रहा है। तो इन्हीं दोनों वार के बीच का जो पीरियड है, द वर्ल्ड बिटवीन टू वॉर्स, ठीक है ना, ये E.H. कार की बुक है। और अगर हम बात करें पॉलिटिक्स अमंग नेशन के बारे में, तो आप जानते हैं कि हांस जे मार्गेनथाउ ने इस बुक को लिखा है। और यहाँ पे देखिए दो और किताबें हैं, जैसे कि स्टेनले हॉफमैन की जो किताब है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और केजी होल्स्टी की अगर बात करें हम, सॉरी, देखिए यहाँ पे केजी होल्स्टी की बुक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ए फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस। देखिए यहाँ पे आपको संक्षेप में लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बस, लेकिन इस बुक का जो कंप्लीट टाइटल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसको किसने लिखा है, केजी होल्स्टी ने लिखा है, ए फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस 1967 में। और स्टेनले हॉफमैन ने जो बुक लिखी है कंटेम्प्रेरी थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। केजी होल्स्टी ने क्या लिखा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लिखा है, सीधा सीधा आपको मैच कर देना है। और यहाँ पे स्टेनले हॉफमैन ने लिखा है कंटेम्प्रेरी थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े हैं, इसे दिसंबर 2011 में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में आप देखिए फिर से आपको क्या किया जा रहा है यहाँ पे कि चार थिंकर्स के आपको नाम दे दिए गए हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन थिंकर्स में से कौन सा थिंकर है जो यथार्थवाद से संबंधित नहीं है, हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ रियलिज्म। तो यहाँ पे देखिए किनेथ वॉल्टज, मार्गेनथाउ, जोसेफ क्रेचो और नॉर्मल एंजल। तो नॉर्मल एंजल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल एंजल क्या है कि अपने आप में एक आदर्शवादी विचारक हैं। और यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि दिखाया कि नॉर्मल एंजल आदर्शवादी विचारक हैं और बेसिकली ये लिबरलिज्म से बिलोंग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो उदारवादी परंपरा है उससे ये बिलोंग करते हैं। और उन्होंने एक बुक लिखी है एल्यूजन, द ग्रेट एल्यूजन। इसमें ये लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो युद्ध है वो आर्थिक दृष्टि से अतार्किक है। मतलब ये कि आमतौर पे जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है या कोई एक देश ये फैसला करता है कि हम युद्ध के माध्यम से जो है अपनी बात मनवाएंगे सामने वाले अपने दुश्मन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने रसिया और यूक्रेन का एग्जांपल है। लेकिन आप देखें युद्ध किस डायरेक्शन में, जो वॉर है किस डायरेक्शन में जा रहा है, और लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अभी भी वो लड़ाई चल रही है। तो तार्किक दृष्टि से अगर हम देखें, आर्थिक दृष्टि से भी देखें, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वॉर है वो इरेशनल है। आमतौर पे जो वर्ल्ड लीडर है उनको ये लगता है कि युद्ध के ज़रिए से हम अपनी बात जो है मनवा सकते हैं और जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशन है उसको हम पूरा कर सकते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन इस संदर्भ में नॉर्मल एंजल का ये कहना है कि ये सारी जो घटनाएं हैं, खासतौर पर जब आप कोई देश युद्ध का आश्रय लेता है, ये क्या कि आर्थिक दृष्टि से अतार्किक है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि दोनों जब युद्ध होता है तो दोनों कंट्रीज के बीच में बड़े पैमाने पर जो है बर्बादी होती है, तबाही होती है, और आप देखते हैं बड़े पैमाने पे वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है। जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है और भी जो संस्थाएं हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, वॉर में आप देखें लगभग सब उन पे ही अटैक किया जाता है। दो तरह के वॉर होते हैं। जब वॉर आप कंडक्ट करते हैं तो एक कि काउंटर फोर्स स्ट्रेटजी का आप इस्तेमाल करते हैं, काउंटर वैल्यू का। एक तरफ आप क्या कहाँ पे टारगेट करते हैं, जो उस देश के मिलिट्री बेस हैं वहाँ पे आप अटैक करते हैं। दूसरी तरफ क्या कि आबादी, ऐसी आबादी पे या ऐसे पर्टिकुलर एरिया पे आप टारगेट उसको बनाते हैं जहाँ पे बड़े बड़े कारखाने हों, ताकि जो है उस देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो क्या हो कि जर्जर हो जाए। फॉर एग्जांपल आप देखें रसिया ने क्या किया कि यूक्रेन के अलग अलग
सैन्य ठिकानों पे उसने अटैक किया, जहाँ से बिजली का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे अटैक किया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि अगर इसको आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो युद्ध को संचालित करना भी काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इसी बात को कहते हैं नॉर्मन एंजल अपनी बुक द ग्रेट इल्यूजन में, और वो एक यथार्थवादी नहीं बल्कि आदर्शवादी विचारक हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, फिर ये देखिए जो क्वेश्चन हैं वो बेसिकली मार्गेंथाउ ने जो 6 प्रिंसिपल्स दी हैं उससे रिलेटेड है, और यहाँ पे आप देखिए सारे प्रिंसिपल्स को देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रिंसिपल। इस नॉट पे आपको फोकस करना है। ठीक है, जब भी आप परीक्षा में पेपर को सॉल्व करें तो ये देखें कि एग्ज़ाम इस क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, और इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 इसमें क्या लिखा है कि पॉलिटिक्स इज गवर्नड बाय द यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़। जो राजनीति है वो सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों से संचालित होती है। तो मार्गेंथाउ ने तो साफ कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें जो सार्वभौमिक नैतिक मूल्य हैं उनका कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो है ये कानून लागू नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेशनल लॉ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। राज्यों के संबंधों को संचालित करने के लिए इंटरनेशनल लॉ नाम की कुछ चीज़ हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, लेकिन आप देखते हैं कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है क्या है कि अपने पे बाध्यकारी नहीं है। मतलब क्या कि इन नियमों की, इन कानूनों की कोई वैधता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कोई स्टेट अगर ये चाह ले कि हमें वॉर करना है या नहीं करना है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि ये देखिए व्यवस्था अपने आप में अनार्किक है, अराजक है। यहाँ पे राज्यों कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो राज्यों के व्यवहार को रेगुलेट कर सके, संचालित कर सके। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे ये सारे प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ ऊपर में मैंने इंक्लूड किया था वो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल था, और इसको मैंने ग्लोबल पॉलिटिक्स जो एंड्रयू हेवुड की बुक है ग्लोबल पॉलिटिक्स, वहाँ से मैंने कोट किया है इन सारी चीज़ों को। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगेन देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। तो ये जो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। मार्गेंथाउ ने कलेक्टिव सिक्योरिटी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, मतलब किसी एक राज्य के ऊपर जो है अटैकर होता है तो उसको फिर क्या है कि सभी राज्यों के ऊपर अटैक माना जाएगा, और फिर वो सामूहिक रूप से उस युद्ध का उस होने वाले आक्रमण का सामना करेंगे। और जो है यूएनओ इसी प्रिंसिपल पे, इसी सिद्धांत पर जो है आधारित है, कलेक्टिव सिक्योरिटी के बेस पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसे जून 2012 में पूछा गया है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू मैनी रियलिस्ट हाउ द इंटरनेशनल पीस बी सिक्योर्ड। यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब शांति को स्थापित करने के लिए या शांति को प्राप्त करने के लिए कौन सा बेहतर तरीका है। तो मार्गेंथाउ अपनी बुक पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि शांति को प्राप्त करने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो बैलेंस ऑफ पावर है। क्या है? बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन के माध्यम से जो है हम शांति को अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बैलेंस ऑफ पावर होगा, इसके आप देखें कोल्ड वार का पीरियड आप देखें, कोल्ड वॉर का पीरियड आप देखिए, यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक्स है। तो इसमें फिर क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या है कि संतुलित कर रही हैं, एक दूसरे को रेगुलेट कर रही हैं, चेक एंड बैलेंस का काम कर रही हैं, ताकि जो है शांति व्यवस्था बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जिससे दिसंबर 2012 में पूछा गया है, और अगेन यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं, आपको इसको मैच करना है। जैसे कि आप देखें ये जो कॉन्सेप्ट है पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की बात करें, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत? मिखाइल गोर्बाचोव ने 1985 में, 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव यूएसएसआर, जो सोवियत यूनियन था उसके वो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। बाद में जो है वो सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट भी बनते हैं, और इस दौरान जो है वो एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है पेरेस्ट्रोइका, मतलब रिकंस्ट्रक्शन
और ओपननेस, ग्लासनोड का मतलब ओपननेस, खुलापन। पेरिस्ट्रोइका का मतलब रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण, और ग्लासनोड का मतलब होता है ओपननेस, खुलापन। तो ये जो नीतियाँ इन्होंने लागू की 1985 के बाद, तो हम देखते हैं कि इन्हीं नीतियों के कारण क्या हुआ कि सोवियत यूनियन के अंदर जो अलग-अलग राज्य थे, उन्होंने स्वायत्तता की, ऑटोनॉमी की बात की, और फाइनली हम देखते हैं कि 1990 के दशक में जो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर, उसका डिसइंटीग्रेशन होता है और उसके बाद एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है ना, इसको याद करके रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ से भी, दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट के एग्जामिनेशन में कई बार। और एजी फ्रैंक की अगर हम बात करें, एजी फ्रैंक का जो संबंध है वो किससे है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, प्राश्रय सिद्धांत, उससे है। और मार्गेंथाउ को तो आप जानते हैं, मार्गेंथाउ यथार्थवाद से उनका संबंध है। मार्गेंथाउ मतलब यथार्थवाद। और इसमें क्या छूट रहा है, सिस्टम थ्योरी। तो सिस्टम थ्योरी को मैंने अभी भी आपको बताया था कि मार्टिन कैपलॉन ने अपनी बुक द सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल रिलेशन में उन्होंने बात की है किसके बारे में, सिस्टम एंड प्रोसेस। ये बुक जो है 1957 में पब्लिश थी। इसी बुक के अंतर्गत मार्टिन कैपलॉन बात करते हैं सिस्टम थ्योरी के बारे में। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें, जिसे जून 2013 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में अगेन ये पूछा जा रहा है कि मार्गेंथाउ के ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, उन प्रिंसिपल्स के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड है। तो जैसे कि आप देखें, इस बार ये अलग है। पिछले क्वेश्चन में पूछा ये गया था कि क्या इंक्लूड नहीं है, और यहाँ इसमें पूछा कि क्या इंक्लूड है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है उसको जरा हम देखते हैं, क्या क्या कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रहित को जो है मार्गेंथाउ शक्ति के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो जड़ें हैं वो मानव स्वभाव में पाई जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और क्या है कि मानव स्वभाव कैसा है, वो मानव स्वभाव क्या है कि स्वार्थी, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट, वो अपने स्वार्थ के बारे, अपने व्यक्तिगत फायदे के बारे में सोचता है, स्वहित के बारे में सोचता है। सेल्फ इंटरेस्ट इज द बेसिक फैक्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशन। मानव अस्तित्व में स्वहित आधारभूत तत्व है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है, यहाँ पे देखें, कोवर्जन इज द ओनली पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, बल प्रयोग केवल विदेश नीति का अंग है। तो ये जो लाइन है, इसका संबंध मार्गेंथाउ के 6 प्रिंसिपल्स से नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गई। तो बचा कौन सा, पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। थर्ड तो गलत हो गया, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, यहाँ पे जो ऑप्शन, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड और फोर्थ यहाँ पे होगा, वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यहाँ पे एक तरह से ये डिफिनेशन या कोटेशन टाइप का प्रश्न है। ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिमार्क्ड द पावर इन ए पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट मीन्स द पावर ऑफ मैन ओवर द माइंड्स एंड एक्शन ऑफ अदर मैन। शक्ति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। मार्गेंथाउ कहते हैं शक्ति का मतलब क्या, कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क पर और उसकी गतिविधियों पर, उसके क्रियाकलाप पर नियंत्रण। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क पर, उसकी एक्टिविटीज़ पर, उसकी क्रियाकलाप पर नियंत्रण, इसी को वो पावर कहते हैं। ये किसकी डेफिनेशन है, मार्गेंथाउ की। बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आप देखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखिए आपको बेसिकली 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। हमेशा इस बात पे ध्यान रखिएगा जब भी आप पेपर सॉल्व करें, तो इसको आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, ट्रू के बारे में पूछ रहा है या फॉल्स के बारे में पूछ रहा है। कभी कभी इंक्लूड वर्ड भी इस्तेमाल होता है कि क्या शामिल है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखें, 4 स्टेटमेंट है। थ्यूसिडाइड्स के बारे में बात की जा रही है। थ्यूसिडाइड्स क्या है, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत क्या है कि एक क्लासिकल रियलिस्ट हैं, ये शास्त्रीय यथार्थवाद से इनका संबंध है। एक्चुअली ये जो थ्यूसिडाइड्स हैं, थ्यूसिडाइड्स ये प्लेटो के पहले के विचारक हैं। मतलब प्लेटो से पहले भी बहुत से विचारक हुए हैं जिन्होंने राजनीति के विषय पे, युद्ध कला के विषय पे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय पे अपने विचार रखे हैं। और थ्यूसिडाइड्स के जो विचार हैं, आप उसमें देखेंगे काफ़ी हद तक समानताएं दिखती हैं। उनके जो विचार हैं वो
मार्गेनथाउस की थ्योरी से, मार्गेनथाउस के जो सिद्धांत है उससे मैच करते हैं। तो इसी वजह से कई थिंकर्स हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, चाहे वो मैकियावली की हम बात करें, मैकियावली की आप बात करें या हॉब्स की बात करें, ठीक है, या फिर थ्यूसिडाइड्स की बात करें, ये ऐसे थिंकर हैं जो क्लासिकल रियलिस्ट हैं, मतलब शास्त्रीय यथार्थवाद से इनका संबंध है। दूसरा देखिए क्या क्या दूसरी क्या बात की जा रही है यहाँ पे, कि पावर इज द की टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जो शक्ति है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी है, बिल्कुल सही बात है। आप ये पूरा आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसे संचालित होती है, शक्ति के माध्यम से। और यहाँ पे देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या है, कि द मेन गोल ऑफ स्टेट्स इज सर्वाइवल। राज्यों का प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना, अपने अस्तित्व को बचाए रखना। आप देखें मैकियावली की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखें तो वो कहता है कि एक राजा को, एक प्रिंस को अपने राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के साधनों का प्रयोग करना चाहिए। इससे ये इस बात से कोई एक राजा को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो किस तरह के साधन, इस तरह के वो साधन का प्रयोग कर रहा है, जिस तरह के मीन्स को, जिस तरह के तरीकों को वो अडॉप्ट कर रहा है, वो नैतिक दृष्टि से सही है या गलत है। द मेन पर्पज इज टू सिक्योर योर सर्वाइवल, योर आइडेंटिटी। अपने अस्तित्व को आप एक राज्य को बचाए रखना है। तो अगर आप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आप कोई भी तरीके अपनाते हैं दैट इज फिजिबल, जो वो क्या कि व्यवहार योग्य है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑल स्टेट्स डू नॉट possess द पावर टू इन्फ्लिक्ट सम हार्म ऑन इट्स नेबर। सभी राज्यों के पास पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने की शक्ति सामर्थ्य नहीं होती। हालांकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो हम, चाहे वो कौटिल्य का ही थ्योरी क्यों आप देख लें, जो उनका मंडल सिद्धांत है, या फिर वैसे आप सामान्य तौर पे देखें जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आप देखें कि एक स्टेट दूसरे स्टेट को थ्रेट के तौर पे देखता है कि वो जो है मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन यहाँ पे टर्म इस्तेमाल है डू नॉट पजेस। तो यहाँ पे इस वजह से क्या कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। बचा क्या, पहला दूसरा तीसरा, मतलब क्या कि जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं उनसे आपको हमेशा जो है इस बात का खतरा रहता है कि वो आपको नुकसान, उसको आपको हानि पहुंचा सकते हैं। और वैसे भी ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट यथार्थवाद की जो बेसिक अजम्पशन है, जो मूल अवधारणाएं हैं, उससे मैच नहीं करता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन 4 है वो इनकरेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो थिंकर हैं इनका नाम थ्यूसिडाइड्स हैं। थ्यूसिडाइड्स क्या है, उन्होंने एक बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। इस बुक के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपने अगर प्लेटो को पढ़ा होगा तो उस वक्त आपने देखा होगा कि प्लेटो ने बताया था कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में लड़ाई हुई थी, और उसमें स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया था। तो ये वही लड़ाई है जिसको जो है पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं। और यहाँ पे देखिए दो लीग थी, कह सकते हैं कि ग्रुप थे जिनके बीच में संघर्ष हुआ था। एक तरफ राज्यों का जो समूह था जिसका नाम था पेलोपोनेशियन लीग, जिसमें स्पार्टा के अलावा और भी कुछ राज्य थे, और दूसरी तरफ था डेलियन लीग, और इसको कौन हेड कर रहा था, एथेंस। तो डेलियन लीग और पेलोपोनेशियन लीग के बीच में वॉर हुआ था, और इसमें फिर क्या है कि पेलोपोनेशियन लीग ने डेलियन लीग को हरा दिया था। इन शॉर्ट स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया था। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें जिससे पूछा गया है दिसंबर 2014 में। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन किसका स्टेटमेंट है। वैसे तो मतलब हाँ, अगर आपने बहुत गहराई से अगर पढ़ा होगा और स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होंगी तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने चीज़ों को थोड़ा सा इजी बना दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ड्राइंग द शार्प लाइन बिटवीन विल टू लीव एंड विल टू पावर। नो पॉसिबिलिटी मतलब कोई संभावना नहीं है क्या करने की, एक लाइन खींचने की, इसके बीच में विल टू लीव जो जीवन की इच्छा या जो जीने की इच्छा उसके बीच में, और शक्ति की इच्छा। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में रेनाल्ड न्यूर कहते हैं कि जीवन की इच्छा या जीने की इच्छा और शक्ति की इच्छा के बीच में, उनके मध्य में आप कोई एक गहरी रेखा नहीं खींच सकते, मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस बात की। और दूसरा जो स्टेटमेंट आप यहाँ पे देखें
इन इट्स एसेंस पावर इज एन पावर इज एन इनडिविजिबल होल। मतलब क्या कि पावर एक ऐसी एंटिटी है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। किसका स्टेटमेंट है? एच कार का। और ये स्टेटमेंट मालूम है आपको किस बुक में इंक्लूड किया है? 20 ईयर क्राइसिस जो बुक है जिसको 1939 में एच कार ने लिखा था, उसी बुक में जो है ये उसी बुक से कोट किया गया है। और मार्गेंथाउ का तो बहुत फेमस कोट है, आप जानते ही हैं, द स्ट्रगल फॉर पावर इज यूनिवर्सल इन टाइम एंड स्पेस। शक्ति के लिए जो संघर्ष है क्या है कि वो सार्वभौमिक है, और उसको इस बात से जो है क्या किया जाता है कि इनकार नहीं किया जा सकता। ये किसका स्टेटमेंट है? एच कार का, सॉरी, एच कार का नहीं, ये स्टेटमेंट है मार्गेंथाउ का। मतलब उनका ये मानना है कि शक्ति के लिए जो संघर्ष है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आप राज्यों के बीच के संबंधों को अगर देखें तो आपको हमेशा वहाँ शक्ति के लिए संघर्ष दिखाई देगा। और यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर मिलिट्री, देखिए जो चौथा जो स्टेटमेंट सी है, ये हाउस सोफर का स्टेटमेंट है, जिसमें वो कहते हैं कि फॉर मिलिट्री रीजन ए स्टेट शुड बी इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट। एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, तो ये हाउस ऑफर का ही स्टेटमेंट हो जाएगा बेसिकली, कि यहाँ पे 3 को तो हमने मैच कर दिया, एक बच रहा था, ये हाउस ऑफर का स्टेटमेंट हो जाएगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इससे चीज़ों को आपको मिलाना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु स्टेटेड दैट, किसने कहा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ पावर रिलेशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पीस अमंग नेशन। अगर आपने मार्गेंथाउ की बुक के टाइटल को ध्यान दिया तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका हो सकता है। द पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। तो यहाँ पे देखिए क्या करें, एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल रिलेशन, जो राजनीतिक संबंध है उनका विश्लेषण, किस संदर्भ में? प्रॉब्लम्स ऑफ पीस अमंग नेशन, राष्ट्रों के मध्य जो है शांति को लेकर के। क्या लिखा है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच की शांति की समस्याओं पर। ये स्टेटमेंट किसका हो जाएगा? मार्गेंथाउ का। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फिर देखिए ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने मानकी जो किताबें हैं, ओरिजिनल जो बुक्स हैं, उसको आपने पढ़ रखा हो। और यहाँ भी सेम मैंने ऐसे ही किया है, यहाँ पे कोट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये जो स्टेटमेंट है, पावर इज द एबिलिटी टू पावर इज द एबिलिटी, शक्ति क्या अपने आप में एक क्षमता है, टू मेक पीपल डू, लोगों से उस कार्य को कराने के लिए, व्हाट दे वुड नॉट अदरवाइज हैव डन। मतलब आमतौर पे अगर कोई कार्य, एक राज्य जो है किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी अगर आप उससे उस कार्य को कराने के लिए आप उसको बाध्य कर देते हैं, या आपके अंदर ये योग्यता है कि किसी राज्य से आप मनचाहे काम करा ले, उसी को जो है वो पावर कहते हैं। और इसको ये डिफिनेशन किसकी है? मैकलिलन की डिफिनेशन है। पावर इज द एबिलिटी टू मेक पीपल डू, मतलब लोगों से वो करवाना जो वो अन्यथा नहीं करेंगे। और यहाँ पे फिर देखिए जो एक और डेफिनेशन है, यहाँ पे आप देखिए मार्गेंथाउ की। ये तो बहुत, मार्गेंथाउ वाली तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कहाँ गया, डिफाइंड पावर पावर एज मैंस कंट्रोल ओवर द माइंड एंड एक्शन। अभी ये ऊपर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, ओवर द माइंड एंड एक्शन। तो यहाँ ये क्वेश्चन एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये रिपीट हो गया ना। देखिए ये 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, दिसंबर 2014 में, और इसको एक अलग तरीके से यूजीसी ने पूछा है आपसे, कि जहाँ आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किसका स्टेटमेंट है। सिंपली ये मार्गेंथाउ का स्टेटमेंट है, जहाँ पे वो शक्ति के विषय में बात करते हैं कि शक्ति क्या, कि अपने आप में एक ऐसी क्षमता है इसके माध्यम से आप सामने वाले के मस्तिष्क को और उसकी क्रियाओं को, उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके क्रियाकलाप को आप जो है कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए क्या है कि पावर इज द कैपेसिटी टू इम्पोज वंस विल ऑन अदर्स। देखिए अगर इन सारी परिभाषाओं के आप मतलब को समझेंगे तो लगभग लगभग सेम ही बात है, लेकिन इन्होंने जो शब्दावलियाँ प्रयोग की हैं वो अलग अलग। जैसे कि आप देखें स्वार्जन बर्गर का जो की डिफिनेशन है
कि पावर इज द कैपेसिटी, पावर क्या है, अपने आप एक क्षमता है। पावर क्या है कि अपने आप में एक क्षमता है, कैसी क्षमता, टू इम्पोज वन विल्स ऑन अदर, मतलब दूसरों के ऊपर अपनी इच्छा को थोपना, और विशेष रूप से तब जब वो आपकी इच्छा को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपकी बात को मान नहीं रहे हैं। और फिर ये वॉन डाइक का जो लास्ट वन है वो वॉन डाइक का। तो इस तरह से आप देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा मैं तो इसको टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने बहुत गहराई से इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है, किसी थ्योरी फिलॉसफी को, तो आप नहीं कर पाएंगे। और इसी के लिए ज़रूरी है कि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपने किताबें कितनी भी पढ़ी हों, लेकिन क्या कि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। और इसी के लिए जो है हमने ये डेडिकेटेड जो टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए डिज़ाइन की है, कि जहाँ पे अलग अलग परीक्षाओं के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसे जुलाई 2016 में पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए एक थिंकर है स्टीफन वॉल्ड, इन्होंने एक पॉजिटिव वे में बात की है मॉर्गेनथाउ के यथार्थवाद के बारे में। वो कहते हैं कि रियलिज्म इज लाइकली टू रिमेन द सिंगल मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट इन आवर इंटेलेक्चुअल टूल बॉक्स। यथार्थवाद हमारी बौद्धिक उपकरण यानी टूल बॉक्स में एकल सर्वाधिक उपयोगी उपकरण बने रहने की संभावना। बेसिकली ये बात कर रहे हैं यथार्थवाद की प्रासंगिकता के बारे में, कि मतलब ये अपने आप में एक ऐसी थियोरी है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी जो प्रासंगिकता है, जो इसका जो रिलेवेंस है वो बना रहेगा। और इसके माध्यम से इस टूल का प्रयोग करके आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आप बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो घटनाएं हो रही हैं, एक राज्य कब कैसे बिहेव करेगा, इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल इसकी रसिया का एग्जाम्पल ले लें आप। इंडिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और रसिया के ऊपर जो है पाबंदियाँ, सैंक्शन लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया क्या कि रसिया से जो है तेल खरीद रहा है, वहाँ से पेट्रोल डीजल इंपोर्ट कर रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम भी जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रख रहे हैं, उसके बाद कुछ कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया का क्या मानना है, इंडिया का ये मानना है कि ये यूरोप की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा जो मेन कंसर्न ये है कि हमारे वहाँ पे जो तेल के जो दाम है वो ना बढ़ें। और बेसिकली इसमें आप देखें नाटो का एक बहुत बड़ा रोल है, जो वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है रसिया और यूक्रेन में, और आपस में दोनों देश लगभग 2 साल से भी ज़्यादा हो गए लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? इसमें नाटो का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और फिर अगेन आप यहाँ पे देखें कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन किस, जैसे कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी एंड द लास्ट मैन की बात करिए, फ्रांसिस फुकुयामा, मॉर्गेनथाउ आप जानते हैं, रियलिज्म, डिपेंडेंसी। और वॉन न्यूमैन के बारे में मैंने आपको बताया था, गेम थ्योरी के बारे में। अच्छा, यहाँ पे देखिए डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में बात करें तो इमेनुअल वेलेस्ट्रीन है, और ये भी बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो आपका सिलेबस है, जो यूनिट 5 है, उसके अंदर आप देखेंगे कई अप्रोचेस के नाम दिए गए हैं। तो उन्हीं अप्रोचेस के अंदर एक अप्रोच है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, संरचनात्मक मार्क्सवाद। उसके अंदर आप देखेंगे एक कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंसी थियरी, और डिपेंडेंसी थियरी के अंतर्गत जो सिस्टम अप्रोच है उसमें आप देखेंगे कि ये जो थिंकर हैं इमैनुअल वेलेस्ट्रीन की बुक है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम की बात करें तो इसी बुक के अंतर्गत वो बात करते हैं 3 तरह के राज्यों के बारे में, केंद्र, परिधि, अर्ध परिधि, कोर, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी। यहाँ से मोर देन 10 टाइम इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो डिपेंडेंसी थियरी है, डिपेंडेंसी थियरी के अंतर्गत ये जो कोर, पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी, केंद्र, परिधि और अर्ध परिधि का जो कॉन्सेप्ट है, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो उसको किस इंट्रोड्यूस किया है? वेलेस्ट्रीन ने, इमैनुअल वेलेस्ट्रीन ने इसको इंट्रोड्यूस किया है अपनी बुक में द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम में। एक्चुअली ये बुक 2 वॉल्यूम में है। पहला जो वॉल्यूम है 1974 में, और दूसरा जो वॉल्यूम है वो 1980 में। पहला 74 में, दूसरा वॉल्यूम 1980 में पब्लिश होता है। और पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो गेम थ्योरी की अगर बात करेंगे तो गेम थ्योरी को किसने इंट्रोड्यूस किया था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत? जॉन वॉन न्यूमैन, जो कि एक मैथमेटिशियन हैं, और ऑस्कर मॉर्गेस्टन, एक इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने अपनी बुक द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, इस बुक के अंदर इन्होंने, और देखिए आपको रिफ्लेक्शन दिख भी रहा है, एक बंदा क्या है इसमें, इकोनॉमिस्ट है, एक मैथमेटिशियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे जुलाई 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है
बैलेंस ऑफ पावर के बारे में बात की जा रही है कि बैलेंस ऑफ पावर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। तो बैलेंस ऑफ पावर इसके अंतर्गत मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि ये जो बैलेंस ऑफ पावर की अगर बात करें तो ये किससे एसोसिएटेड है कॉन्सेप्ट, जो रियलिस्ट थॉट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो यथार्थवादी विचारधारा है उसके अंतर्गत जो है बैलेंस ऑफ पावर इंक्लूड है। और यहाँ पे देखिए एक अलग तरह का क्वेश्चन है तो ऐसे हम इस क्लास में हम बात कर रहे हैं यथार्थवाद के बारे में, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे बात की जा रही है ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म। आमतौर पे आप देखिए मार्गेंथाउ वगैरह जो जो थिंकर्स हैं वो अमेरिकन, जो चाहे EH कार की आप बात करें या फिर आप बात करें मार्गेंथाउ की, तो ये अमेरिकन थिंकर हैं। और यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवाद की ब्रितानी मतलब जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म है उससे संबंधित है। तो यहाँ पे एक थिंकर है जिनका नाम है हेडले बुल। हेडले बुल जो है वो एसोसिएटेड हैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म से, जो यथार्थवाद के अंतर्गत जो है जो ब्रिटिश संप्रदाय है उससे संबंधित है, स्कूल ऑफ थॉट से। और बेसिकली ये जो स्कूल ऑफ थॉट है रियलिज्म के अंदर, इसको लिबरल रियलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? लिबरल रियलिज्म, उदार यथार्थवाद। लिबरल रियलिज्म मतलब उदार यथार्थवाद। और इसको एक नाम से और भी जाना जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल। इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल, थोड़ा सा आप इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म है इसको लिबरल रियलिज्म या इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे आप देखिए इस बुक के अंदर, ये बहुत ही अच्छी बुक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए, इसलिए इसके लिए आपके पास बहुत टाइम होना चाहिए। तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो थिंकर्स इंक्लूड हैं, एक तो हेडले बुल आप देख सकते हैं और मार्टिन वाइट। ये इस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, इस विचार संप्रदाय के अंदर ये दो थिंकर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आपके नेट के एग्जामिनेशन में इन थिंकर से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है ये हेडले बुल हैं, इनकी बुक है द अनार्किकल सोसाइटी जो 1977 में पब्लिश हुई थी। इससे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि हेडले बुल, ये जो बुक है अनार्किकल सोसाइटी, इसको किस थिंकर ने लिखा है? हेडले बुल ने लिखा है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो 3 ट्रेडिशंस हैं, रियलिज्म, रैशनलिज्म और रिवॉल्यूशनलिज्म, यहाँ मार्टिन वाइट से क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत 3 परंपराओं के विषय में, 3 ट्रेडिशन के बारे में कौन बात करते हैं? ये देखिए क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी 3 ट्रेडिशन। वो 3 ट्रेडिशन कौन कौन सी हैं? रियलिज्म, रैशनलिज्म और रिवॉल्यूशनलिज्म। और इस यहाँ से कई बार, मोर देन 5 टाइम, 5 बार से भी अधिक जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक हेडले बुल से क्वेश्चन पूछा गया है और एक मार्टिन वाइट से। तो ये जो 3 ट्रेडिशन के नाम मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट डाउन कर लें, और आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, यहाँ पे जो भी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो कोई भी इसमें बात अननेसेसरी नहीं है। हर एक बात, हर एक सेंटेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगेन देखिए यहाँ पे ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है मार्गेंथाउस क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियोलॉजीज डज नॉट इंक्लूड। मार्गेंथाउ ने जो विचारधाराओं का वर्गीकरण किया है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आइए हम आपको ले चलते हैं मार्गेंथाउ की जो बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, उसके अंतर्गत। फिर आप देखिए, ये आप देख रहे हैं ये बुक है मार्गेंथाउ की बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन। और इस बुक के अंतर्गत आप देखेंगे इन्होंने विचारधाराओं का वर्गीकरण किया है और वो 3 तरह की विचारधाराओं के बारे में बात करते हैं। और कौन कौन सी विचारधाराएं हैं? आइडियोलॉजीज ऑफ स्टेटस को, मतलब यथास्थिति वाली विचारधाराएं जो यथास्थिति को बनाए रखना चाहती हैं, जो परिवर्तन को नहीं चाहती हैं। दूसरा, आइडियोलॉजीज ऑफ इंपीरियलिज्म, जो साम्राज्यवादी विचारधाराएं हैं, साम्राज्यवादी। और तीसरा जो है एम्बिग्यूअस विचार आइडियोलॉजीज, जो अस्पष्ट विचारधाराएं हैं। ठीक है, तो
अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन के अंतर्गत मॉर्गेनथाउ 3 तरह की विचारधाराओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो ये तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जो इन्होंने सब्जेक्ट मैटर को ठीक से पढ़ रखा है या थोड़ा बहुत इसने मॉर्गेनथाउ की बुक को देख रखा है, पढ़ रखा है, वो वही इस बुक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो मॉर्गेनथाउ ने जो विचारधाराओं के प्रकार बताए उसमें कौन कौन सा है? आइडियोलॉजीज ऑफ स्टेटस को, यथापूर्व स्थिति, आइडियोलॉजीज ऑफ इंपीरियलिज्म और एम्बिग्यूअस आइडियोलॉजीज। तो यहाँ पे जो ये जो ऑप्शन 4 है, ये इसमें शामिल नहीं, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा कि कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो ये तो 3 इंक्लूड हैं, 1 2 3 ये इंक्लूड हैं, 1 2 3 ये इंक्लूड हैं। और वैसे भी देखिए हेजेमनी का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे एसोसिएटेड है? वो एसोसिएटेड है एंटोनियो ग्राम्सी से। और दिसंबर 2018 का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप देखें मॉर्गेनथाउ का जो 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसी के अंतर्गत उसी एक सिद्धांत की व्याख्या है यहाँ पे। मॉर्गेनथाउ कहते हैं, क्या कहते हैं? थेरीज मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो सिद्धांत हैं शुड नॉट बी शुड बी जज्ड, मतलब जो सिद्धांत हैं उनका आकलन किया जाना चाहिए, उसको जज किया जाना चाहिए, नॉट बाय सम प्री ऑक्यूपाइड एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स। जो अमूर्त सिद्धांत हैं उनके आधार पर अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर, नैतिक नियमों के आधार पर, अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर सिद्धांतों को नहीं जांचा जाना चाहिए, उनका ये कहना है। और फिर आगे देखिए क्या है, theory should not be judged not by some preoccupied abstract principle or concept unrelated to reality। मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, या ऐसे सिद्धांत जो कि अमूर्त हैं, जो कि नैतिक मान्यताओं पर आधारित हैं, उस पर उसके बेसिस पे जो है आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो सिद्धांत हैं उनको आप नहीं जज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो नैतिक मूल्य हैं या ऐसे जो नैतिक सिद्धांत हैं या ऐसे सिद्धांत हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, जो नैतिकता के आधार पर बनाया गया है कि राज्यों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, तो ये यथार्थवादी सीधी सी बात कहता है कि वो बात करता है एज इट इज, सिंपल सी बात है कि हम नैतिक नियमों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझ सकते हैं। और आगे वो क्या लिखते हैं, इट्स पर्पज इज टू ब्रिंग ऑर्डर एंड मीनिंग टू ए मास फिनोमेना। और इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्था कायम करना, उसे अर्थ प्रदान करना है। बेसिकली वो अपने थ्योरीज के बारे में बात कर रहे हैं, अपने सिद्धांतों को डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी सिद्धांत बनाया जाए उसका एक विशेष उद्देश्य होना चाहिए, कि जो भी घटना हो रही है उसको एक विशेष वो अर्थ प्रदान करे, उसको एक वो पर्टिकुलर एक मीनिंग प्रोवाइड कर सकें। तो बेसिकली ये जो उनका स्टेटमेंट है, ये उनके उस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है जहाँ पे वो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अब्स्ट्रैक्ट जो प्रिंसिपल हैं, जो नैतिक नियम है, वो लागू नहीं होते हैं। और अगेन आप देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पे जो मॉर्गेनथाउ की जो बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, इसके टाइटल के बारे में पूछा गया, फुल टाइटल, इसका जो कंप्लीट टाइटल है उसके बारे में पूछा कि व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय हांस जे मॉर्गेनथाउ। हांस जे मॉर्गेनथाउ ने जो किताब लिखी है उसका फुल टाइटल क्या है? तो फुल टाइटल क्या है, देखिए यहाँ पे एक में पीस को आगे कर दिया है, पावर को पीछे, एक में पावर को पहले कर दिया, पीस को। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पावर पहले आएगा और पीस बाद में। और पावर ही एक ऐसा फैक्टर है जिसके जरिए से आप पीस को रिस्टोर कर सकते हैं, पीस को अचीव कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कुछ किताबें हैं जिसको मॉर्गेनथाउ ने लिखा है, जैसे कि साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, इन द डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, द पर्पज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स। अगर मैं बात करूं मॉर्गेनथाउ की किताबों के बारे में, तो अभी रिसेंटली 1 अगस्त को असिस्टेंट प्रोफेसर का एमपी में एग्ज़ाम हुआ था, और इस एग्ज़ाम के अंदर आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पे मॉर्गेनथाउ की किताबों से क्वेश्चन पूछा गया था। और इस पेपर के अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर, इस पेपर के अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर 123 है, उसको अगर आप देखें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया मॉर्गेनथाउ की किताबों को लेकर के। लेट मी शो यू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123।
ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम का पेपर है। और यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 123 यहाँ पे किताबों के बारे में पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो मार्गेंथाउ की किताबें कौन-कौन सी हैं? साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, इन द डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, द पर्पज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स। और ये जो ऑप्शन डी है ये मार्गेंथाउ की बुक नहीं है। ये इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है अलेक्जेंडर वेंट ने लिखा है। आपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आपने कंस्ट्रक्टिविज्म जो संरचनात्मकवाद है उसको वो पढ़ा होगा, वहाँ से इस बुक को कोट किया गया। बाकी साइंटिफिक मैन इन द डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और द पर्पज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स, इस बुक को किसने लिखा है? मार्गेंथाउ ने। और देखिए मैंने इन सारी किताबों को यहाँ पे इंक्लूड किया है। और सबसे यहाँ एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि मार्गेंथाउ की ये जो बुक है ये 10 पार्ट्स में डिवाइड है। ये जो किताब है ये 10 पार्ट्स में डिवाइड है, 10 भाग में। और इसमें टोटल 29 चैप्टर्स हैं जिसमें वो अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन जिसे जून 2020 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग रीफॉर्मुलेटेड हांस मार्गेंथाउज 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म फ्रॉम ए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। नारीवादी दृष्टिकोण का प्रयोग करके मार्गेंथाउ के जो सिद्धांत हैं उसको उसको रिफॉर्मुलेट, उसका पुनर्निर्माण करने का प्रयास किसने किया है? तो ये जेन टिकनर हैं, एक नारीवादी विचारक हैं। इन्होंने मार्क्स के सिद्धांतों की आलोचना की है, साथ ही साथ उसको एक नए तरीके से नारीवादी दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके उसको रिफॉर्मुलेट करने की कोशिश की है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अगेन फिर आप देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मार्गेंथाउस के की जो थियरीज हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। और अब अगेन देखिए जो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ पूछा गया है, ऑप्शन कुछ ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ऑप्शन सी है कि राजनीति सार्वभौमिक मूल्यों से शासित होती है, तो ये तो मार्गेंथाउ ने कभी ऐसा नहीं कहा। वो कहते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जरिए से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर लागू नहीं होते हैं। और पॉलिटिक्स क्या कि अपने आप में एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन है। बाकी और देखिए जो स्टेटमेंट है, नेशनल इंटरेस्ट एज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, पॉलिटिक्स इज ऑटोनॉमस, और पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज, राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों से संचालित होती है। ये मार्गेंथाउ का ऐसा मानना नहीं है। तो बाकी यहाँ पे देखिए और पूछा क्या कि नहीं है, तो नहीं है क्या? ऑप्शन सी है। हमेशा आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो इस बात का ध्यान दीजिए कि क्या पूछा जा रहा है। अगेन देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नारीवादी दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके किसने रिफॉर्मुलेट किया, किसने पुनर्निर्माण किया? एन टिकनर में। और अगेन आप देखते हैं कि उसी किताब के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो बुक है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, इस बुक को किसने लिखा है? जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, इस बुक को किसने लिखा है? एन टिकनर ने लिखा है। और इसी बुक के अंतर्गत उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो यथार्थवादी सिद्धांत है मार्गेंथाउस का, उसको रिफॉर्मुलेट करने की कोशिश की है। और इसके अलावा एन टिकनर की एक और बुक है जिसका नाम है जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इस बुक को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में नवंबर 2017 में जो पेपर होता उस पेपर में उसमें इसको पूछा गया था कि इस बुक के ऑथर कौन है। जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आप अपने क्वेश्चन बैंक, आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होगा उसमें आप देखिएगा नवंबर 2017 में, तो आप उस पेपर में आपको मिल जाएगा इस बुक से क्वेश्चन। तो एक तो ये तो है ही, ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन। और इसके अलावा एन टिकनर की एक और बुक जिसका नाम है जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इन दोनों किताबों को याद करके रखिएगा, आगे भी इस किताब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगेन यहाँ पे देखिए आपको कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा थिंकर किस थिंकर ने किस किताब को लिखा है। जैसे कि आप देखें पॉलिटिक्स अमंग नेशन को किसने लिखा है? मार्गेंथाउ ने लिखा है। द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो इसको केनेथ वॉल्टेज ने लिखा है। कब लिखा है? 1979 में लिखा है। और इसके अलावा आप देखें द ट्रेजिडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स को लिखा है मीर साइमर ने। मीर साइमर कौन है? एक केनेथ वॉल्टेज के स्टूडेंट हैं, उनके चेले हैं, उनके शिष्य हैं। और ये जो बुक है फ्रॉम वेल्थ टू पावर, इसको लिखा है फरीद जकारिया ने। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर।
और अगेन आप देखिए क्वेश्चन को फिर से पूछ लिया गया कि किसने रिफॉर्मुलेट किया, तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। एन टिग्नर से ही क्वेश्चन है। और फिर देखिए एक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अलग अलग तरीके से। इसने कहा कि जो स्टेट्समैन हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, जो राजनेता हैं, वो सोचते हैं और एक्ट करते हैं कैसे, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड बाय पावर। मतलब यहाँ पे देखिए नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कोई भी स्टेटमैन होता है, कोई भी हेड ऑफ स्टेट, कोई भी पॉलिटिशियन होता है, तो वो किस तरह से सोचता है अपने राष्ट्र हित के बारे में, और उसको कैसे वो डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ पावर। तो ये तो मार्गेंथाउ का स्टेटमेंट है ना, ये तो बहुत फेमस है। और ये जो भी ये देखिए ये दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है, तो आपने देखा कि नेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम टू सेम नहीं होते हैं, उसकी शब्दावलियों को बदल दिया जाता है। और इस सेशन का आज का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक आर रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग बुक आर रिलेटेड टू पॉलिटिकल इकोनॉमी। राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन कौन सी किताबें हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, तो ये जो बुक है मार्गेंथाउ की, ये शक्ति के विषय में बात करती है। ये बात करती है किसके बारे में, शांति की संभावनाओं के विषय में बात करती है, पावर और पीस के बारे में। तो ये जो बुक है ये पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड, जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित नहीं है। तो आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करिए। देखिए ए जहाँ जहाँ पर है, जैसे कि ए यहाँ पर है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ भी है ये भी एलिमिनेट हो गया, और ये भी है यहाँ एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन, डेविड रिगार्डो की जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, और कार्ल मार्क्स की जो है पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, और इसके अलावा जे.एस. मिल की जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये 4 किताबें हैं, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। और मार्गेंथाउ की जो बुक है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शक्ति और शांति से संबंधित है। इसमें शक्ति और शांति की संभावनाओं के विषय में बात किया गया है। तो आज के सेशन में इतना ही, और अगला जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है नव यथार्थवाद। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर आज के सेशन में हमने यथार्थवाद को डिस्कस कर लिया, आगे हम बात करेंगे नव यथार्थवाद के बारे में। तो आप लोग इस सेशन को देखिए, और इस क्लास के विषय में आपके क्या फीडबैक हैं, इस सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को इस वीडियो के माध्यम से बूस्ट करिए, और आपके अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के विषय में। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।